यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा आजादी के पहले से चली आ रही है। जब देश आजाद हुआ और भारत का संविधान बना तब भी इस पर जमकर चर्चा हुई थी। सवाल है कि यूसीसी का मुद्दा देश की जरूरत है या केवल सियासत। संविधान कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी बराबरी को शादी, तलाक, जायदाद बंटवारे जैसे मामले में हर धर्म के लिए बराबर करने की कोशिश है। इस समय देश में अलग अलग मामलों के लिए संवैधानिक कानून तो हैं, लेकिन उनमें धर्म का एंगल आ जाने पर पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून का भी प्रावधान है। इस्लाम में शरिया कानून एक्ट 1937, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। तो लोगों के पर्सनल लॉ है, मैरिज है, डिवोर्स है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, उनका क्या, उनके क्योंकि बड़े ही डाइवर्जेंट हैं। हिंदुओं का अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, एडॉप्शन एक्ट है, मेंटेनेंस एक्ट है। हिंदुओं के लॉ डिफरेंट है, मुस्लिम्स के लॉ डिफरेंट है, क्रिश्चियंस के लॉ डिफरेंट है, पारसी का डिफरेंट लॉ है। स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके अंदर जो कोई भी मान लीजिए दो डिफरेंट रिलीजन के लोग कोई शादी करते हैं तो उन पे डिफरेंट लॉ, स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो पर्सनल लॉ पे बहुत डाइवर्जेंस हैं। कॉमन सिविल लॉ जो है वो बाय एंड लार्ज यूनिफॉर्म है। ये केवल अभी जो पर्सनल लॉ है उसमें यूनिफॉर्मिटी की कमी है। सिविल कोड में 10 चैप्टर डाल दीजिए। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 4 ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन, प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन। इसके अलावा सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एक पति एक पत्नी और हम दो हमारे दो। इस तरीके से आप 10 चैप्टर कर दीजिए। आराम से इसको लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। जब देश का संविधान तैयार हो रहा था तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे। तेईस नवंबर 1948 यानी करीब 76 साल पहले संसद में इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन तब की परिस्थितियों के अनुसार इसे टाल दिया गया और इसे अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में जगह दी गई। नीति निर्देशक तत्व संविधान का वो हिस्सा है जिनके आधार पर काम करने की सरकार से उम्मीद की जाती है। ये भाजपा का मुद्दा नहीं था। हमने कहां से लिया है? संविधान निर्माताओं का यह मनोभाव था कि ये कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। ये संविधान के नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है और एक नहीं कम से कम 3 बार सर्वोच्च न्यायालय अपना मंतव्य दे चुका है कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समाज और देश के हिसाब से आज यूसीसी की आवश्यकता क्यों लगती है? वो इसलिए लगती है कि जब भारत 21वीं सदी में एक नए स्वरूप में प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है तो समाज के हर वर्ग को समान रूप से उभरने का मौका मिलना चाहिए। एक कहावत होती है ना कि योर स्ट्रेंथ लाइज इन योर वीकेस्ट पॉइंट। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि मुस्लिम समाज की बहनों को, बेटियों को एक समान अधिकार मिलेगा, एक पत्नी एक पति का सिद्धांत सबके लिए लागू हो जाएगा, समान रूप से विरासत में जो आपको पैतृक विरासत संपत्ति मिलेगी सबको समान रूप से मिलेगी, गुजारा भत्ता समान रूप से मिलेगा, शादी ब्याह की है समान, फिर आप अपने जो ट्रेडिशन फॉलो करना चाहें करिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इशू है। लॉ कमीशन ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में ये कहा कि वेरियस पर्सनल लॉज का कोडिफिकेशन सरकार को करना चाहिए। सरकार ने हिंदू कोड बिल लाया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में, और 4 साल लगे हिंदुओं को तमाम को समझाने में, तब वो कोड बिल पास हुआ। जैसे हिंदू कोड बिल नेहरू जी ने पास करवाया था, उसके बाद की सरकारों को चाहिए था कि वो मुस्लिम कोड बिल भी पास करवा देती, तो ये मसला नहीं रहता। अभी भी उसका वक्त है कि वो कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ करवाएं, लेकिन वो नहीं चाहते। टाइम के हिसाब से सही है, जो कानून सरकार लागू कर दिया सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। आई थिंक इट इज अ गुड स्टेप, क्योंकि ये पहले भी लॉ के लिए पहले भी आया था लेकिन इतनी सपोर्ट नहीं मिली थी। आई थिंक दिस टाइम वी शुड सपोर्ट दिस थिंग।
तो अभी के लिए एक्चुअली मुझे लगता है कि उन्हें सेम चीज पे स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि लोग क्या है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में। एज हम देख सकते हैं कि हर स्टेट में डिफरेंट रिलीजन एक्सेप्ट करता है लोग हर जगह। मेरी राय यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, वो अच्छी बात है, एक नॉर्मेलिटी बनेगी, सबका कॉमन रहेगा। बट सबका डिफरेंट जो रिचुअल्स है उनको वो फॉलो करना भी देना चाहिए, क्योंकि वो मान्यता है हमारे में पुरखों की जो चलते आ रही है, तो उसको आप ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। तो वो दोनों को बैलेंस्ड वे में मीन्स रूल्स बनने चाहिए। संविधान लागू होने के बाद किसी भी राज्य की किसी भी सरकार ने समान नागरिक कानून बनाने के बारे में नहीं सोचा और ये मुद्दा देश की जरूरत से ज्यादा राजनीतिक बनता चला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड की बात की, तब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सामने बैठे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। दरअसल देश का सुप्रीम कोर्ट कई बार यूसीसी की जरूरत की बात कर चुका है। इसके अलावा जब देश का संविधान बन रहा था, तब भी यूसीसी संविधान निर्माताओं के बीच बड़ा मुद्दा रहा। इसके बाद भी कई दशकों से इस पर चर्चा जारी रही। अंग्रेजों ने हुकूमत के दौरान क्रिमिनल लॉ तो बनाया, लेकिन सिविल कोड को नहीं छुआ। आजादी के बाद संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन इसे भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन ये मुद्दा राजनीति में हमेशा बना रहा। 1985 में शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा, तो उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में विस्तार से यूसीसी का उल्लेख किया और इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सुधार की बात उठाई। हम सेक्युलरवादी नहीं। 1986 में आरएसएस ने संविधान का हवाला देते हुए सरकार से यूसीसी लाने की मांग की। 1989 में अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया कि अगर वो सत्ता में आई तो अलग अलग पर्सनल लॉ की समीक्षा के लिए समिति गठित करेगी। 1991 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड के लिए लॉ कमीशन की बात कही। 1996 में अल्मोड़ा से बीजेपी सांसद यूसीसी पर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, जो पास नहीं हुआ। 1998 में भी बीजेपी ने घोषणा पत्र में यूसीसी के लिए लॉ कमीशन की बात कही। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भी यूसीसी की चर्चा सदन में खूब सुनाई दी। इस समय लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशाएं बदल रही है। लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं, या थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए जेंडर इक्वलिटी का मामला। नरेंद्र मोदी सरकार में भी इस पर शुरुआत में एक चुप्पी रही, लेकिन धीरे धीरे बहस और चर्चा होती रही। महिला सशक्तिकरण की बात करें, कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे है कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चली, कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोलना करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला, शाहबानो। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर दिया।
2024 के चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा बना और चुनाव प्रचार की रैलियों में भी जमकर सुनाई दिया। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी ने इसे लाल किले से दोहराकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण के लिए यूसीसी लागू कराना चाहती है, जबकि बीजेपी की सफाई है कि देश में लैंगिक समानता के लिए यूसीसी जरूरी है। इन्हीं आरोपों और सफाइयों के बीच राजनीति की रस्साकशी चलती रहती है। अगर यूसीसी लागू हो गया तो आम इंसान के जीवन में क्या बदलेगा, वो आपको अब हम दिखाते हैं। यूसीसी को लेकर कई तरह की बातें चलती हैं, राजनीतिक नफा नुकसान भी देखा जाता है और धार्मिक टिप्पणियां भी की जाती हैं। लेकिन अगर यूसीसी लागू हुआ तो इसका सीधा असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा वो आपको बताते हैं। भारत में कानूनन शादी तब वैध मानी जाती है जब लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल से ऊपर हो। लेकिन मुस्लिमों में शादी की उम्र को लेकर अलग अलग नियम है। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म में एक शादी की ही इजाजत है। दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पहली पत्नी या पति से तलाक हो चुका हो। लेकिन मुस्लिमों में पर्सनल लॉ के चलते पुरुषों को 4 शादी करने की इजाजत है। यूसीसी आने पर बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। हिंदू मैरिज एक्ट में तो जैसे लड़कियों को जो अधिकार दिया गया कि उनको संपत्ति का क्या है, इसमें 3-4 प्रकार के एक्ट जो आज़ादी के बाद जो संविधान बना तो उसमें बनाई गई थी। तो उसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं हिंदू एक्ट के माध्यम से हिंदुओं पे ही अन्याय किया गया। एक तो हिंदू एक्ट में कर दिया गया कि एक हिंदू एक ही शादी कर सकता है, उससे दूसरा नहीं कर सकता, जबकि मुस्लिम एक्ट में इसी सीधे उलट था, वो 4 तक उसको मान्यता था अपनी अनुसार। ये देश सबका है तो इसलिए हमें लगता है कि सबको समान अवसर होना चाहिए, सब पे एक कानून लागू होने चाहिए और मजहब, क्षेत्र और जाति के और भाषा के आधार पे किसी को विशेष छूट नहीं दी जाने की आवश्यकता, सबको बराबर का अवसर देने की आवश्यकता है। तभी देश हमारा उत्थान करेगा, देश विश्वगुरु बनेगा। हिंदू समेत कई धर्मों में तलाक को लेकर अलग अलग नियम हैं। तलाक लेने के आधार अलग अलग हैं। तलाक लेने के लिए हिंदुओं को 6 महीने तो ईसाइयों को 2 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है। लेकिन मुसलमानों में तलाक का अलग नियम है। यूसीसी आने पर यह सब खत्म हो जाएगा। हालांकि 3 तलाक अब कानूनी तौर पर खत्म हो चुका है। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। यूसीसी आने से सभी महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। हिंदू लड़कियों को तो अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक है, लेकिन पारसी लड़की अगर दूसरे धर्म के पुरुष से शादी करती है तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नियम है कि अगर कोई मुस्लिम बिना वसीयत किए मर जाता है तो उसकी संपत्ति पर उस समय साथ रहने वाले उत्तराधिकारियों का ही अधिकार होगा। यूसीसी आने से सभी धर्मों में उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा एक ही कानून होगा। स्टेट्स को इस बात की छूट है भारत के संविधान में, कंकरेंट लिस्ट होने के कारण, तो वहां वो कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की अपेक्षा है ना, इतना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। और देखिए, अभी आप लोगों ने बहुत सवाल किया, 3 तलाक हटा ना, 370 हटा ना, राम मंदिर कानून से बन रहा है ना, एक वैकल्पिक मस्जिद को भी कोर्ट ने कहा वो भी बन रहा है। केदारनाथ का पुनरुत्थान हुआ कि नहीं हुआ, बाबा विश्वनाथ का पुनरुत्थान हुआ कि नहीं हुआ, विंध्यवासिनी मां का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा, कसकर होगा और बड़े बुलंदी और विश्वास के साथ होगा। मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उसी बात की अपेक्षा है जिसको संविधान के निर्माताओं ने कहा था। ये तो हुई भारत की बात। अब आपको दुनिया के बाकी देशों के बारे में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी जानकारी देते हैं। दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी पहले से लागू भी है और काम भी कर रहा है, जिनमें कई इस्लामिक देश भी शामिल हैं। मुस्लिम देशों में अधिकतर शरिया कानून लागू है, जो धार्मिक शिक्षाओं, प्रथाओं और परंपराओं से लिया गया है, और इन्हीं कानूनों के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यूसीसी वाले मुस्लिम देशों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, सूडान और नाइजीरिया शामिल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इजराइल, जापान, रूस और फ्रांस में समान नागरिक संहिता या कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून है। यूरोपीय देशों में धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सब पर समान रूप से लागू होता है, चाहे किसी का धर्म कुछ भी हो। नागरिक कानूनों के तह में जाया जाए तो रोम की भूमिका अहम हो जाती है।
ये माना जाता है कि नागरिक कानूनों के सिद्धांत रोम में बनाए गए थे। रोम में इन्हें जूस सिविले कहा गया था। 527 सीई में सम्राट जस्टियन ने संहिता को बनाया था। विश्व की सबसे प्रसिद्ध नागरिक संहिताओं में से एक फ्रांस की संहिता है। फ्रांस में 1804 में सिविल कोड लागू किया गया था। इस कोड ने 300 से अधिक नागरिक कानूनों को बदल दिया था। भारत की ही तरह अमेरिका में काफी विविधता है, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। प्रधानमंत्री मोदी के सेक्युलर सिविल कोड की चर्चा छेड़ने के बाद देश में एक बार फिर राजनीतिक सामाजिक उथल-पुथल है। दशकों से लटका यूसीसी अब किसी अंजाम तक पहुंचेगा या फिर सिर्फ बहस का मुद्दा बनकर रह जाएगा, इसको लेकर कई सवाल हैं, आशंकाएं।